नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के भाग ब के अंतर्गत संविधान का और जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसके बात कर रहे थे। हमारे पाठ्यक्रम में संविधान जो भाग ब में है उसके संबंध में चर्चा निरंतर जारी थी। तो आज हम उसी कड़ी में भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम वर्तमान समय में पुराने पैटर्न से काफ़ी चेंजेज हो गया है और इस साल आपको ज्ञात है कि काफ़ी सारा जो सिलेबस है उसमें चेंजेस हुए हैं। साथ ही काफ़ी डिस्क्रिप्टिव यानी कि विस्तृत रूप से बताया गया है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और उन्हीं टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की विशेषताएं मैं आपको अगर एक शॉर्ट रूप में कहूं तो देखिए दोस्तों, हमने जितने भी देशों से जो हमारे संवैधानिक स्रोत ग्रहण किए हैं, यानी कि हमारे संविधान में हमने जिन जिन देशों से जिन जिन विशेषताओं को ग्रहण किया गया है, मुख्य रूप से हम उन्हें ही संविधान की विशेषताओं में पढ़ते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। अपने आप में हमारा भारतीय संविधान अनूठा है, जिसे अनोखा हम कहते हैं। तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहली चीज, विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में विद्यमान हैं। इतना बड़ा संविधान किसी अन्य देश का लिखा हुआ नहीं है। नंबर 2 चीज, विस्तृत। देखिए दोस्तों, एक एक चीज को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहां हम बात करें, 22 भाग बताए गए हैं, यानी कि ये एक तरीके से 22 पार्ट यानी कि लेसन्स का वर्णन करते हैं। फिर उन लेसन्स में किस प्रकार की व्याख्या की गई है वो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में बताई गई है। इसके अतिरिक्त हमारे भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात जिनमें हमेशा संशोधन किया जा सकता है या संशोधन किया जाता रहा है, ऐसी विषय वस्तु को अनुसूचियों में शामिल किया गया है। परिवर्तन अर्थात अनुसूची 1 की आप बात करें तो आपको पता है सदैव किसी राज्य का गठन होता है, पुनर्गठन होता है, नए संघ शासित प्रदेश का निर्माण होता है। तो 2, 3, 4 साल में आपको पता है परिवर्तन अनुसूची 1 में होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त अनुसूची 2 जो वेतन का प्रावधान करती है, आपको पता है कुछ समय बाद में पुनः इसमें संशोधन होते रहते हैं। प्रारंभ में राष्ट्रपति का वेतन अभी इससे पहले जो था 1.5 लाख रुपए था, अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए है। तो इस प्रकार के परिवर्तन यहां पर होते हैं, इसलिए यह काफी विस्तृत संविधान है। आगे हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। पुनः वही बात, भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये तो क्या है, बड़ा बताती हैं। साथ ही में हमारा संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, यानी कि इस सारे विवरण को हमें एक बुक के रूप में लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले ही वीडियो मैंने आपको बताया था लिखित संविधान ऐसा संविधान जो निर्धारित समय में संविधान सभा द्वारा संहिता के रूप में लिखा गया हो, लिखित संविधान कहलाता है। निर्धारित समय यानी कि एक निश्चित समय सीमा में, संविधान सभा यानी कि जिसके गठन के लिए एक सदस्यों का पैनल होता है जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है, संहिता के रूप में यानी कि क्रमबद्ध तरीके से उसे लिखा गया हो। पुनः हम आगे बात करते हैं निर्मित संविधान। जी हां, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है और निर्मित किसके द्वारा है, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब संविधान सभा कौन है? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन
एक 3 मंत्रिमंडलीय सदस्य थे जो ब्रिटेन से भारत आए थे। अब 3 सदस्य था कैबिनेट मिशन, तो इसमें 3 सदस्य कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स। यानी कि ये जो 3 सदस्य थे, इन्होंने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, अर्थात एक योजना प्रकाशित की। और ये योजना प्रकाशित की थी 16 मई 1946 को। उस योजना में क्या था? उस योजना में 389 सदस्यों की एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान था। 389, जिसमें से 292 हम बात करें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 आपके देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। इसके पश्चात इसके इलेक्शंस हुए, यानी कि संविधान सभा के चुनाव हुए, और संविधान सभा के चुनाव जुलाई और अगस्त माह में संपन्न हुए थे दोस्तों। इसके पश्चात हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और हमारी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में संविधान का निर्माण जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रही। तो हमारे संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हो गया था। इसलिए हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान, भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है। आगे हम बात करें लचीला व कठोरता का समन्वय। देखिए दोस्तों, यह काफी इंटरेस्टिंग चीज है। लचीला व कठोर कैसे कह सकते हैं? इसका जो कहने का अर्थ है, जो संदर्भ लिया जाता है, वो भारतीय संविधान में संशोधन करने के तरीकों से लिया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जाता है। पहला साधारण बहुमत, नंबर 2 विशेष बहुमत, नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब यदि बात करें कठोर संविधान, तो देखिए लचीला संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां साधारण बहुमत का उल्लेख है। साधारण बहुमत यानी कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है, उसका अनुसरण नहीं किया जाता। यदि हम बात करें साधारण बहुमत, अर्थात संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यहां पर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके संदर्भ में यदि हम बात करें किसी राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नया संघ शासित प्रदेश बनाना हो, नए राज्य का गठन करना हो, किसी अनुसूची 4 में यदि हम बात करें किसी राज्य की या संघ शासित प्रदेश की राज्यसभा की सीटों को घटाना या बढ़ाना हो, इस प्रकार के जितने भी संशोधन हैं वे संसद के साधारण बहुमत से होते हैं। साधारण बहुमत का अर्थ है दोस्तों सदन का बहुमत, यानी कि सदन का बहुमत, अर्थात आप ये बात समझते हैं 50% प्लस। यानी कि यदि मैं बात करूं राज्यसभा में, तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और उसका बहुमत कितना होगा? 123 सदस्य। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार लोकसभा में, यानी कि सिर्फ सदन के बहुमत की यहां आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो साधारण बहुमत है वो हमारे संविधान को लचीला बनाता है, अर्थात संसद उसमें आसानी से संशोधन कर सकती है। लेकिन इसी के साथ हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन के जो 2 प्रकार बताए गए हैं वे कठोरता के समन्वय की बात करते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए विशेष प्रावधान नंबर 1, नंबर 2 विशेष प्रावधान प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन की व्याख्या की गई है, प्रावधान किया गया है। अब यहां हम यदि बात करें दोस्तों, विशेष बहुमत का अर्थ है सदन का कुल बहुमत। देखो दोस्तों, पहली चीज सदन का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। एक बार पुनः सुनिए, सदन का बहुमत
प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये विशेष बहुमत की श्रेणी में आता है। अब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, अर्थात सदन का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन। जी हां, आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन। कुछ किताबें, कुछ बच्चे ऐसा लिख देते, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऐसा लिख देते हैं या ऐसा पढ़ते हैं कि आधे से अधिक। जी नहीं, आधे राज्यों का अनुमोदन। संविधान के अनुच्छेद 368 में साफ साफ लिखा गया है विशेष बहुमत की प्रक्रिया प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। यानी कि वर्तमान में 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगली विशेषता की बात करते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना देखिए, संविधान का सार है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार है, संविधान का दर्पण है, संविधान की कुंजी है। इसके अनेक नाम हैं। संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि प्रस्तावना में जो चीजें का उल्लेख है उसकी विस्तृत व्याख्या संविधान में है, या इसका विपरीत यूं भी कह सकते हैं आप, संविधान में जिन तथ्यों का उल्लेख है उसका सार रूप आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। और प्रस्तावना इस बात का प्रावधान करती है कि शासन करने की अंतिम शक्ति भारतीय जनता में निहित है। प्रस्तावना में उद्देश्य बताए गए हैं कि हमारी संविधान के क्या उद्देश्य होंगे। हमारी प्रस्तावना में 4 उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। हमारी प्रस्तावना में भारत की प्रकृति का वर्णन किया गया है कि भारत जो देश है उसकी प्रकृति कैसी होगी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान को विशेष बनाती है। आगे हम बात करें दोस्तों, एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, क्योंकि हम जब भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 1 में हम बात करते हैं राज्यों का संघ, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारत एक देश है, उसके अधीन विभिन्न राज्य होंगे, यानी कि विभिन्न राज्यों की इकाइयों से मिलकर भारत एक राज्य बनेगा। अर्थात यहां साफ साफ ये प्रतीत किया गया है कि कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। भारत और राज्यों के बीच में एक ऐसा, मैं कहूं आपको, संबंध है जिससे ये इसे अटूट बनाता है। राज्यों व भारत जो संघ सरकार हमारी है उसके मध्य शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में किया गया है। दूसरी चीज, अवशिष्ट शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, कुछ ऐसे प्रावधान संविधान में हैं जो केंद्र को सशक्त बनाते हैं, जो संघीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, मजबूत करते हैं। इसी कारण इसे एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अर्थात देखिए, हमारे यहां पर कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि जिस भी देश में संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है वहां पर कार्यपालिका की अधिकांश शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, यानी कि जितने भी निर्णय करने हैं वे प्रधानमंत्री की सहमति के द्वारा ही संभव होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे यहां 2 सदन हैं, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, निम्न सदन अर्थात लोकसभा। निम्न सदन को अधिक शक्तियां दी गई हैं, जैसे हम बात करें वित्त विधेयक, धन विधेयक। लेकिन राज्यसभा को भी कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये हमारे संविधान को विशेष बनाती हैं। हमारे यहां वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली का प्रावधान है, अर्थात हम बात करें, हमने ब्रिटेन में जैसी
मंत्री परिषद मंत्रिमंडल है, उसी प्रकार का हमारे भारत में भी मंत्री परिषद मंत्रिमंडल है। तो देखिए दोस्तों, ये जो संसदीय व्यवस्था है ये काफ़ी विशेषकर है, और इसकी भारतीय संविधान की विशेषताओं में जिस जिस देश में संसदीय व्यवस्था है वहां पर जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से देश की शासन व्यवस्था में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें संसदीय विशेषाधिकार। अब देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं मैं आपको बता दूं, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि संसद में जो भी कार्यवाही होगी उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद के किसी भी सदस्य को बिना लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ विशेष, संसद का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। तो इस प्रकार की विशेषताएं संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आती हैं, जो हमारे संविधान को काफी खूबसूरत बनाती हैं। आगे हम बात करें एकीकृत न्यायपालिका। इससे आप दोस्तों क्या समझते हैं? चलो मैं आपको डायग्राम बना के थोड़ा समझा देता हूं इसको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। एकीकृत न्यायपालिका, देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे यहां जो न्यायपालिका है, यदि हम उसकी बात करें, एकीकृत है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाए गए सभी निर्णय जो अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होंगे उन सब में मान्य होंगे। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा हाई कोर्ट है, और ये हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं। अब अधीनस्थ न्यायालयों में सभी आते हैं दोस्तों, आपके सत्र न्यायालय भी आता है, जिला न्यायालय भी आता है, उपखंड न्यायालय भी आता है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी आता है। ठीक है, बाकी सभी जो न्यायालय हैं निचले स्तर के वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब मान लीजिए आपका यहां कोई निर्णय हो, आप सेटिस्फाइड नहीं किए, आप कहां गए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं किए, कहां गए? सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे यहां कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट दे देगा वो सभी को क्या होगा? मान्य होगा। हमारे सभी हाई कोर्ट्स, हमारे यहां वर्तमान में आपको पता है 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट्स जो हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में सभी, अभी विभिन्न राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं आते। जी नहीं, सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं। तो ये हमारे यहां पर एकीकृत न्यायपालिका है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका यदि मैं बात करूं तो हमारे यहां पर कार्यपालिका से मुक्त रखा गया है न्यायपालिका को। अभी हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो देखिए दोस्तों, अपने आप में जो हम बात करें, ये काफी सबसे अनूठी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि न्यायपालिका अपने निर्णय सुनाने में बिल्कुल सक्षम है, स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार से संसदीय व्यवस्था के से भी दबाव में नहीं है और ना ही कार्यपालिका से दबाव में है। क्योंकि हम बात करें जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो उनके ऊपर इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग प्रक्रिया से जिससे उन्हें हटाया जाता है, तो वो भी काफी जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। किसी भी न्यायाधीश को हटाना कोई आम बात या आसान कार्य नहीं है। इसके लिए दोनों सदनों से अलग अलग रूप से पारित होना, जांच कमेटी गठित होना, उसके बाद में न्यायाधीश को सुना जाना, बहुत सारी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इसके संदर्भ में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 काफी सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस के सिलेबस में हम मोटे मोटे तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो भी सिलेबस में आएगा वो सिर्फ इंपॉर्टेंस जो है हमारे संविधान की वो सीधी पूछी जाती है दोस्तों। आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि अगला पॉइंट जो हमारा है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि हम बात करें जुडिशियल जो हमारा रिव्यू है, हम बात करें यहां पर न्यायपालिका संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि या कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है कि वास्तव में वो सही है या नहीं। यदि नहीं तो उसे अवैध भी ठहरा सकती है। यदि संसद किसी कानून का निर्माण करती है तो हम उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। जैसे हाल ही में कुछ पक्षों ने, जो हमारा संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य को
आपको ज्ञात होगा एक संघ शासित प्रदेश बना दिया है और उससे इसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तो न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, यानी कि वो संसद द्वारा पारित किसी एक्ट की भी क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। संविधान संशोधन जो होते हैं उनकी भी वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल किया है। कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने का प्रावधान सरकार ने संसद से इस विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन द्वारा करने का प्रावधान किया था, लेकिन न्यायपालिका ने इसे अवैध घोषित कर दिया। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करें लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन, वही स्वरूप हमारे भारत में विद्यमान है दोस्तों। गणतंत्रात्मक हम बात करें, हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं, वे निर्वाचित होते हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष हों। किसी भी देश का यदि राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तो वो राष्ट्र कैसा होता है, गणराज्य कहलाता है। और हमारा भारत कैसा है, गणराज्य है दोस्तों। आगे हम बात करें लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, जी हां, हमारे यहां जनता का शासन है। हम वोट देते हैं, हम हमारे मताधिकार का प्रयोग करते हैं और हम विधायक, सांसद, सरपंच, वार्ड पंच सभी लोगों के मतदान में हम भाग लेते हैं। तो हमारी कैसा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे लिए शासन करते हैं, हम में से ही चुने जाते हैं, इसीलिए कैसी है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता। यदि हम बात करें वयस्क मताधिकार, अब देखो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में सबसे विशेष खूबसूरती का प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और जिसका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, जी हां दोस्तों, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से मतलब यह नहीं है कि 18 साल का होते आप डायरेक्ट वोट डाल सकते हैं, जी नहीं। आपको 18 साल की आयु पूर्ण करने के साथ साथ आपको अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराना अनिवार्य है, तभी आप वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन दोस्तों, मूल संविधान में 21 वर्ष का प्रावधान किया गया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब 21 साल का होगा, उसका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत होगा, तभी वो मतदान कर सकता है। लेकिन वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, देखिए दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। हम किसी राज्य के, किसी जिले के, किसी तहसील के, किसी उपखंड के, किसी पंचायत समिति के, किसी ग्राम पंचायत के या हम हमारे गांव के मूल निवासी हैं। नागरिक हम केवल भारत के हैं। इसके जस्ट विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहां पे यूएसए यानी कि अमेरिका का भी नागरिक होता है वहां के लोग, और अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं। तो वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रचलन है दोस्तों। हम बात करें पंथ निरपेक्ष, हमारा राष्ट्र सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, अर्थात भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है दोस्तों। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता। भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। भारत देश का खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी धर्म हैं उन सभी के साथ भारत समान व्यवहार करता है। सभी को हमारे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, उस संस्था का निर्माण कर सकता है, उसका प्रशासन चला सकता है। बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय। हमारे भारतीय संविधान में समाज के जो कुछ पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, और जिसको हम आरक्षण की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों।
यानी कि अनुच्छेद 15(5), 15(4) शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता, सरकारी नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व, इसी का अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 330, 331, तो वहां आप देखते हैं लोकसभा व विधानसभाओं में हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इससे क्या होता है, सामाजिक न्याय स्थापित होता है। समाज में सभी वर्गों को समानता के एक स्तर तक लेकर आना, यह जिम्मेदारी हमारे भारतीय संविधान की है और यही हमारे संविधान को काफी खूबसूरत बनाती है दोस्तों। आगे हम बात करें, हमारे संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। आपको पता है मूल अधिकार क्यों आवश्यक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकारों का होना आवश्यक है और भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार प्रदान करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य में है। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। यानी कि आपका जो छठा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वहां से हटा दिया गया या हम कहें समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति का कानूनी अधिकार के रूप में उसे स्थापित किया गया है दोस्तों। तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान को विशेष बनाती हैं। हम बात करें नीति निर्देशक तत्व, अगला टॉपिक, यानी कि यहां पर हम बात करें जब भी भारत सरकार संसद के माध्यम से किसी नीति का निर्माण करेगी, कोई नीतियां बनाएगी, तो उस समय हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करेगी और करती भी है दोस्तों। आप देखिए आर्टिकल 39 महिला व पुरुषों के लिए समान वेतन का प्रावधान 39(4) कहता है, बिल्कुल वर्तमान में आप सभी को पता है महिलाएं और पुरुष सरकारी क्षेत्रों में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी कार्य करते हैं, एक समान कार्य करने पर उन्हें एक समान वेतन मिलता है। इसके बाद में आप अनुच्छेद 40 देख लीजिए, ग्राम पंचायतों का गठन, हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। तो काम पाने के लिए आपको पता है मनरेगा जैसी योजना चलाई गई है कुछ दशाओं में, यानी कि एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है दोस्तों, क्योंकि उसे अनाज, धन, धान्य। तो लोक सहायता पाने का अधिकार, आपको पता है सरकार विभिन्न प्रकार से सब्सिडी के माध्यम से विभिन्न सारी योजनाएं चलाती है, विभिन्न सारे लोगों को राशन पहुंचाती है। तो इस प्रकार की विभिन्न योजनाएं आपके नीति निर्देशक तत्वों में सरकार जो है अपनी नीतियों का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करती है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल संविधान में ये थी नहीं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, लेकिन वर्तमान में मूल संविधान के सदस्यों को जोड़ा गया है दोस्तों। यानी कि हम बात करें 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किया गया था दोस्तों। अब हम यहां बात करें, हमारे यहां वर्तमान में त्रिस्तरीय सरकार है। ये दोनों पॉइंट देखो दोस्तों, मूल संविधान में नहीं थे। ये तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और ये आपका जैसे हम बात करें 73वां और हम बात करें 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। त्रिस्तरीय सरकार मतलब देखिए, हम बात करें त्रिस्तरीय सरकार में जो हम बात करें पंचायती राज की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, यानी कि जो हमारा पंचायती राज व स्थानीय सुशासन जोड़ा गया था उसकी बात मैं कर रहा हूं कि उसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा तो पंचायती राज और 74वां संविधान स्थानीय शासन जोड़ा गया। त्रिस्तरीय अर्थात वर्तमान में यदि हम बात करें यहां पर तो आपके सामने सरकार के 3 स्तर हैं।
पहला यदि हम बात करें तो हम बात करें संघ सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार, और नंबर 3 जो हम बात करें स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन जिसमें हम बात करें पंचायती राज, और आपका कौन सा है दोस्तों, पंचायती राज के साथ में आपका नगर पालिका है। ठीक है, यानी कि नगरीय स्वशासन और पंचायती राज दोनों मिलाकर स्थानीय स्वशासन की परिभाषा में आते हैं। तो हमारे यहां संघ सरकार है, सेंट्रल लेवल में, स्टेट में राज्य सरकार है, और स्थानीय स्थान पर आपको पता है स्थानीय सरकारें जो हैं कार्य करती हैं पंचायती राज के माध्यम से और नगरीय सुशासन के माध्यम से। पंचायती राज में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का प्रावधान है, और जो नगरीय सुशासन है उसमें आपका नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद का प्रावधान है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे संविधान को ये विशेषताएं काफी विशेष बनाती हैं, काफी महत्वपूर्ण बनाती हैं दोस्तों। तो हमें इसका ओवरव्यू हमने पढ़ा है पूरा का पूरा, जो कि हमारे एग्जाम में यदि आएगा तो इससे बाहर आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एक भी सवाल नहीं बनेगा दोस्तों। आप निश्चिंत रहिए, और जय हिंद, जय भारत।